गुड मॉर्निंग। मैं आपकी बायो ट्यूटर रीना शर्मा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में हमने देखा था कि सबसे पहले हमने क्या देखा, हमें पेयर ऑफ यहाँ पे नॉस्ट्रल्स दिखाई दे रहे थे। ये पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स ओपन हो रहे थे किसमें? एक नीजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर जहाँ पर हमको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे थे, एज वेल एज म्यूकस वहाँ पर प्रेजेंट था जो कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप्ड कर रहा था। इसके साथ साथ जो एयर को हम इनहेल कर रहे हैं उसको मॉइस्ट कर रहा था। ठीक है। फिर ये जो हमारा नेजल चैम्बर है ये ओपन हो रहा था एक कॉमन पाथवे में, जो कि जहाँ पर क्या ओपन हो रहा था, एक हमारा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी भी जिस पाथवे में ओपन हो रही थी, दैट मीन्स फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स में ये ओपन हो रहा था। ये हमने देखा पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। ये हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप इसको कोरिलेट करें। फेरिंग्स आया, ये ओरल या बकल कैविटी थी। फेरिंग्स के बाद यहाँ पर ये आ गया लैरिंग्स। हमने कहा था फेरिंग्स जो है दो ट्रैक्ट में डिवाइड होती है। ये ओरल कैविटी जो कि एलिमेंट्री कैनाल ईसोफेगस में ओपन हो जाएगा, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इससे जो है ये कहाँ पर ओपन हो रहा है? लैरिंग्स में ओपन हो रहा है। ये हम पढ़ चुके थे। ये हो गया हमारा लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। अब ये जो लैरिंग्स है वो ओपन हो रहा है ट्रैकिया में। ट्रैकिया फर्दर ओपन हो रहा है या डिवाइडेड इनटू द ट्रैकिया। ये जो है वो फिर से किसमें? ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है। ब्रोंकाई जो है वो अब फर्दर डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई। और इसके बाद ये अल्टीमेटली लास्ट इनिशियल ब्रोंकियोल में डिवाइड होंगे। और ये सब की सब हमने देखा था कि कहाँ पर ओपन हो रहे हैं? लंग्स में। ये हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, राइट। जो लास्ट वाला टर्मिनल ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल है, वो ओपन हो रहा था बलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम कह रहे थे एल्वियोलाई। ठीक है, इसको हमने कहा था ब्रोंकाई। ठीक, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई, लास्ट वन इज ब्रोंकियोल। ठीक है, ये ओपन हो रहे हैं किसमें? लंग्स में। अब हमने कहा हमारे पास लेफ्ट और राइट लंग्स हैं जो कि कैविटी के अंदर हैं। दोनों लंग्स जो हैं सेम साइज के नहीं होते हैं। ये दोनों जो लंग्स हैं वो कैविटी के अंदर हैं, और ये जो कैविटी है इसको हम कह रहे हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं थोरेसिक कैविटी। और ये थोरेसिक कैविटी कंप्राइजेस ऑफ क्या क्या रहता है? तो हमने बोला वेंट्रल सरफेस पे यहाँ पर एक स्टर्नम प्रेजेंट होता है। वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर पे हमको यहाँ पर रिब्स नजर आई थी। लेटरल सरफेस पे रिब्स नजर आई थी। पोस्टीरियर पर डोम शेप्ड स्टर्नम था, और पीछे की तरफ डॉर्सल सरफेस पे हमको हमारी जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम है वो प्रेजेंट था। और इन दिस वे ये एक कैविटी बन रही थी जिसको हम कह रहे थे थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ये तो हमने एक ट्रैक देख लिया था। इसमें हमने कहा था ये जो है पूरा कंडक्टिंग है। एल्व्यूलाई और एल्व्यूलर डक्ट जो रहती हैं वो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। जो हम गैस को इनहेल कर रहे हैं, मतलब जो ब्रीदिंग हो रही है, ये दो स्टेप से कंप्राइजेस होती है। दैट मीन्स हमने बोला इनहेलेशन, इसी को हम इंस्पिरेशन भी कह रहे हैं, और अनदर इज
एक्सहेलेशन या एक्सहेल करना, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, एक्सपीरेशन। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है वो टोटल डिपेंड ऑन दिस थोरेसिक कैविटी। मतलब हमने इसके पहले भी पढ़ा कि ये जो थोरेसिक कैविटी में इनका जो अरेंजमेंट है लंग्स का वो कुछ इस तरीके से है कि अगर थोरेसिक कैविटी में कुछ भी चेंज आता है, इसके वॉल्यूम में कुछ भी चेंज आता है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है लंग्स के वॉल्यूम में। दैट मीन्स द पल्मोनरी वॉल्यूम में। Pulmonary word is related to the lungs। ठीक है, तो हमने कहा अगर थोरेसिक कैविटी में वो फैलता है, रिलैक्स हो रहा है, एक्सपेंड आउट हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका सीधा की सीधा असर जो पड़ेगा वो लंग्स में भी पड़ेगा, यानी कि हमारी पल्मोनरी जो कैविटीज़ हैं उसमें भी पड़ेगा। कैविटी मतलब हमें पता है जो बीच जो खाली ये स्पेस रहता है उसे हम कैविटी कह रहे हैं, तो उस पर भी पड़ेगा। तो हमने कहा कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग इज डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म अब देखिए, हमने बोला इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों होता है, दोनों की प्रोसेस अलग अलग होगी। क्यों हो रहा है वो हम थोड़ा सा देख लें कि ये जो मैकेनिज्म है ये किस पर डिपेंड है। तो हमने कहा ये जो मैकेनिज्म हमें नज़र आ रहा है डिपेंड ऑन द टू लॉज, दो लॉज पर ये डिपेंड है। दो लॉ कौन कौन से हैं, टू लॉज पर ये डिपेंड है। टू लॉज कौन कौन से हैं, तो द फर्स्ट वन इज जो एयर होती है, ठीक है, एयर मूव्स, ठीक है, एयर मूव्स ओनली फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर, इज इट क्लियर? जो एयर होगी वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। पहला लॉ ये हमें याद रखना है कि जहाँ हाई प्रेशर होगा एयर का उससे ये लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। सेकेंड लॉ इज दैट कि जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलें या हम अगर हम एयर की बात करते हैं दैट मीन्स द मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करते हैं, तो हमने कहा प्रेशर। इफ़ हम पर्टिकुलर ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर उस एयर में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये वर्ड भी अभी आने वाला है, जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखेंगे वहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे। ठीक है, अभी हमने कहा द सेकेंड लॉ इज द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर हमेशा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इफ अगर वॉल्यूम कैविटी का, ठीक है, इफ अगर कैविटी जो पल्मोनरी कैविटी है या थोरेसिक कैविटी है, इनका अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इज इट क्लियर? दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, तो ये दो लॉज पर ही हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो डिपेंड है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, अब हम पहले देखते हैं इनहेल का, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन की प्रोसेस कैसे परफॉर्म हो रही है और ये दोनों लॉ कैसे उस पर अफेक्ट हो रहे हैं वो हम देखें। तो हमने बोला एक नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, जब हम अभी नॉर्मल एक पर्सन एक नॉर्मल तरीके से ब्रीथ कर रहा है तो कितने बार ये ब्रीथ करता है, आपके एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है ये कि नॉर्मल मैन और वुमेन, दैट मीन्स द नॉर्मल ह्यूमन जो ब्रीथ करता है वो 12 to 16 टाइम करता है पर मिनट। एक मिनट में 12 to 16 टाइम वो ब्रीथ करता है। ठीक है, ये नॉर्मल है, बट अगर हम जोर जोर से सांस ले रहे हैं या कहीं भाग कर आ रहे हैं, दौड़ कर आ रहे हैं, तो वो ब्रीदिंग टाइम हमारा बढ़ भी सकता है। ठीक है, पर हम अभी नॉर्मल मैन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, उस समय जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है पर मिनट 12 to 16 टाइम हो रही है, तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर इनहेलेशन की बात कर रहे हैं, या कैसे हम इंस्पायर कर रहे हैं जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको।
ठीक है, वो हम देख रहे हैं। तो अनदर थिंग इज दैट यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि इस इनहेलेशन में ये तो क्लियर हो गया कि थोरेसिक कैविटी का इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर थोरेसिक कैविटी का इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं कि जो हमारे रिब्स हैं, है ना, ये रिब्स हमारे यहाँ पर 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं दोनों तरफ, ठीक। तो ये जो रिब्स हैं, और हमने कहा कैविटी कैसे बन रही है, अब यहाँ पर हमारा एक स्टर्नम आ गया है, रिब्स जो है इधर पे स्टर्नम से कनेक्टेड है, यही तो हमने पढ़ा था, ठीक। ऐसे कुछ इस तरीके से रिब्स हैं, ठीक। अब ये रिब्स क्या है, ये रिब्स बोन है। बोन क्या सेल्फ मूव करती है? बिल्कुल नहीं, मतलब इनको मूव कराने के लिए हमें मसल्स की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब हर एक बोन, और हमें ये भी पता है कि जब किसी चीज़ का मूवमेंट होता है, किसी बोन का मूवमेंट होता है, और वो होता है विद द हेल्प ऑफ द मसल, और मसल जब मूवमेंट करवाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन के थ्रू ही मसल्स जो है वो मूवमेंट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ मसल्स हैं, यस, और ये मसल्स कुछ इस तरीके से अरेंज है, लिंक है। ये भी हमें पता है कि मसल्स जो है वो एंटागोनिस्टिक होती है, मतलब पेयर के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो हमने कहा कि कुछ मसल्स अंदर की तरफ हैं, कुछ मसल्स बाहर की तरफ है, पेयर के फॉर्म में लगी, एक कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक रिलैक्स होगी। मसल्स का वर्किंग जो है, वर्किंग मैकेनिज्म को इसी तरीके से होता है। इन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ICM, ठीक है, इंटर कोस्टल मसल्स, ठीक है। जो मसल्स बाहर की तरफ अरेंज हैं उन्हें हम कह देंगे एक्सटर्नल कोस्टल। ये बायोलॉजिकल टर्म है जिससे हम बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं कि अगर कोई बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल, इफ अगर कोई अंदर की तरफ अरेंज है तो उसे हम कहेंगे इंटरनल। इज इट क्लियर? ठीक। लेकिन नॉर्मल इनहेलेशन में एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब वही फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक। अब हमने कहा इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन का काम इन्हीं इंटरकोस्टल मसल्स का है। इज इट क्लियर? इस मसल के अलावा एक और मसल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, और वो है यहाँ जो हमें डोम शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था इस थोरेसिक कैविटी में, जिसको हमने कहा था डायफ्राम, वो भी एक बोन है, ठीक है ना। डायफ्राम भी एक बोन है। यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट है, ये डायफ्राम को कनेक्ट करने के लिए जो मसल्स प्रेजेंट है, उन मसल्स को हम कह रहे हैं फ्रेनिक मसल। क्या कह रहे हैं हम? इसको हम कह रहे हैं फ्रेनिक मसल, और ये फ्रेनिक मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसके कारण जो डायफ्राम है उसका मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो फ्रेनिक मसल्स है और एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स है, ये दोनों ही मसल्स थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतनी बात क्लियर है? अब हाउ, कैसे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा? एक चीज़ और कि इफ अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि अगर थोरेसिक कैविटी में कोई भी चेंज आता है तो सिमिलर चेंज आएगा हमारी पल्मोनरी चैम्बर में या पल्मोनरी कैविटी में। इतनी बातें क्लियर हैं? हमने कहा अगर थोरेसिक चैम्बर में या थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो वैसे ही पल्मोनरी चैम्बर का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि अरेंजमेंट ही कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हम ये देखें कि ये थोरेसिक चैम्बर जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होता है, पहले हम ये देख लें, क्योंकि हमने ये क्लियर कर लिया कि क्या क्या इसमें लॉज इंक्लूड हो रहे हैं। कि हमने कहा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो एयर है वो मूव करती है, मतलब इस वॉल्यूम यहाँ पर लो प्रेशर होगा। अब लो प्रेशर कैसे होगा? थॉरस हमारा जो पल्मोनरी चैम्बर है, क्या उसमें हम प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं? तो नहीं, प्रेशर को तो डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम सेकेंड लॉ देखते हैं। तो हमने कहा अगर प्रेशर को डिक्रीज नहीं कर सकते हैं तो क्यों ना हम वॉल्यूम इंक्रीज कर दें।
अगर कोई चीज़ किसी चैम्बर के अंदर है और अगर वो प्लेस छोटा है, वॉल्यूम उसका कम है, तो वो ज़्यादा होगी, वहाँ पर प्रेशर उसका ज़्यादा होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ा दे और कंटेंट उतना ही है तो प्रेशर ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। कुछ यही यहाँ पर हम लॉ या फेनोमेना यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। चैम्बर क्लियर है कि भाई हमारा जो थोरेसिक चैम्बर है वो कैसे है। इसी चैम्बर के अंदर हमने कहा यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट है। ये थोड़ा सा आप इमेजिनेशन यहाँ पे इमेजिन करिए, लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब अरेंज ऐसा है, बिल्कुल पैक्ड है, एयर टाइट चैम्बर है। यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर है, लंग्स इसमें अरेंज है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये रिलैक्स होगा तो लंग्स भी रिलैक्स होंगे, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम गिवन है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम समझें तो इनहेलेशन में आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। ये लंग है, ठीक है, लंग्स को दिखा रहे हैं। ये वेंट्रल सरफेस है, ये वाले सरफेस को ये वेंट्रल सरफेस बता रहे हैं। इसको हम डॉर्सल सरफेस, मतलब यहाँ पर हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर रिब्स प्रेजेंट है, यहाँ पर रिब्स प्रेजेंट है, कुछ हम ऐसे देखें, ठीक है। ये रिब्स प्रेजेंट है, समझने के लिए हम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। पोस्टीरियर सरफेस पे डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज ऑल्सो अ बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है। वी कॉल इट डायफ्राम, ठीक। रिब्स के बीच में यहाँ पर स्टर्नम था, ये भी क्लियर है। हम यहाँ का रोल देख रहे हैं कि कैसे वॉल्यूम इंक्रीज, यह आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टर्नम और रिब्स दोनों ही बनाया है, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देखते चलिए अपनी एनसीईआरटी, पेज नंबर है 271, उसमें ये डायग्राम क्लियर है। अब देखो क्या हो रहा है, एक्चुअल में नॉर्मल कंडीशन ये है, ठीक है। इसमें एयर फिल है, ठीक है। जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर जो एयर है, यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है दैट मीन्स द पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड रिलेटेड टू द लंग्स, ठीक है। अब प्रेशर यहाँ का एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर अगर हाई होगा और पल्मोनरी प्रेशर अगर लो होगा तो हम एयर को इनहेल करेंगे, मतलब एयर जो है वो लंग्स में आएगी। कंसेप्ट ये है कि जब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट है, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है उसके कंपैरिजन में जब पल्मोनरी प्रेशर कम होगा तो हम इनहेल करेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। कैसे होगा प्रेशर, तो हमने कहा कि अब क्या होगा, यहाँ पर जो मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इमेजिन इट, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अब जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये खींचेंगी एकदम से सारी चीज़ें, यहाँ ये इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसको खींचेंगी, तो खींचेंगी तो जो हमारी रिब्स है उसका मूवमेंट होगा। मूवमेंट जो रिब्स का होगा वो 3 डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा बाहर की तरफ भी निकलेंगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये 3 डायरेक्शन में रिब्स का मूवमेंट होगा ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और जब ये खींचेंगे तो यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कौन सा वॉल्यूम, किस उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो इस डायरेक्शन में वॉल्यूम जो है वो इस पल्मोनरी चैम्बर का इंक्रीज होगा, या थोरेसिक, इस थोरेसिक चैम्बर का इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर,
ठीक है। किस डायरेक्शन में, अगेन एक वर्ड आपके एनसीईआरटी में दिया है कि जो डायरेक्शन है वो है डॉर्सल वेंट्रल, ठीक है। तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ खींचेंगी, ऊपर की तरफ खींचेंगी और अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव होंगी, जिसके कारण चैम्बर का जो वॉल्यूम है या किस डायरेक्शन में, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इस थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वन थिंग, इज इट क्लियर? ठीक। दूसरी चीज़ें हमने बोला फ्रेनिक मसल्स जो यहाँ पर है, ये फ्रेनिक मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। इमेजिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाएगा। जो डायफ्राम डोम शेप्ड था, अब वो डायफ्राम फ्लैटन होगा। कोई आप एक बो की बात करें, जो बो होता है वो कुछ सेमी सर्कुलर फॉर्म में होता है, डोम शेप्ड होता है। अगर उसके सराउंड में कुछ हम ऐसे खींच दें तो वो बो फ्लैटेंड हो जाएगा। कुछ ऐसा ही इस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर का हो रहा है। जो फ्रेनिक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये जो डोम शेप्ड डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाएगा, और जब ये फ्लैटन होगा तो इस डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन की बात हो रही है, कौन सा डायरेक्शन है? एंटीरियर ये कहलाता है, नीचे की तरफ पोस्टीरियर कहलाता है। तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन, इज इट क्लियर? एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में या एक्सिस पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हैं कि हुआ क्या क्या है? तो हमने कहा यहाँ पर जो आपका एनसीईआरटी गिवन है वही डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि हमने कहा ये इंटीरियर डायरेक्शन है, ये पोस्टीरियर डायरेक्शन है। पोस्टीरियर में हमको यहाँ पर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे हैं डायफ्राम। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमने कहा कौन सा डायरेक्शन है ये, तो ये हमारा वेंट्रल है, ये वेंट्रल सरफेस हमारा दिखाई दे रहा है, वेंट्रल सरफेस दिखाई दे रहा है। तो वेंट्रल सरफेस और ये जो हमारा डॉर्सल सरफेस है जहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। रिब्स जो है वो यहाँ स्टर्नम से पूरा हमारे लेटरल सरफेस में वेंट्रल से डॉर्सल तक ये अटैच्ड होती हैं। थोरेसिक चैम्बर हम ऑलरेडी लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हमने कहा अब ये जो रिब्स हैं इनके बीच में मसल्स अटैच्ड हैं जिनको हम कह रहे हैं ICM, इंटरकोस्टल मसल्स। बाहर की तरफ जो मसल्स हैं उनको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल कोस्टल, अंदर की तरफ जो मसल्स हैं उनको हम कह रहे हैं इंटरनल कोस्टल, ठीक है। अब ये जो मसल्स हैं एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स, अब मसल्स एंटागोनिस्टिक फॉर्म में वर्क करती हैं, पेयर में प्रेजेंट होती हैं, दोनों अपोजिट करती हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी रिलैक्स होगी, जब दूसरी रिलैक्स होगी तो पहली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से इनका मैकेनिज्म होता है। मसल्स कुछ ऐसे ही अरेंज हैं यहाँ पर। तो हमने कहा ये कुछ मसल्स हैं, इनके बीच में पेयर में है, एंटागोनिस्टिक वर्क करती हैं। तो कुछ मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो जो हमारा रिब्स है वो UFO, ये 3 डायरेक्शन है, अपवर्ड, फॉरवर्ड, आउटवर्ड, ये 3 डायरेक्शन में हमारा रिब्स जो है वो मूव करेंगे, जिसके कारण जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और वो जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन को हम कह रहे हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में हमारा थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये वाले चैम्बर में, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऐसे हाथ रखो तो हमें समझ में आता है कि ऊपर नीचे हमारा चेस्ट हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अनदर थिंग, यहाँ पर जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम डायफ्राम कह रहे हैं, वहाँ पर फ्रेनिक मसल्स प्रेजेंट है। वो फ्रेनिक मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रेनिक मसल्स डायफ्राम जो है वो फ्लैटेंड हो जाएगा, ठीक है। व्हेन डायफ्राम जो है वो फ्लैटेंड हुआ, एज अ रिजल्ट अब जो वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी है इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज हो जाएगा, और इस डायरेक्शन को हम कह रहे हैं इंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, इंटीरियर
पोस्टीरियर। तो एंटीरो पोस्टीरियर, हम बायोलॉजी में कुछ ऐसे ही टर्म देते हैं बट सुनने में बहुत टिपिकल रहते हैं, लेकिन है ये इजी। डायरेक्शन हमको आई नो वेरी वेल कि जो अपर पार्ट होता है उसको हम एंटीरियर सरफेस कहते हैं, जो लोअर पार्ट होता है उसको हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। तो ये वाला एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, दोनों को कंबाइंडली हमने कह दिया एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। इज इट क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज हो गया एंड दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी चैम्बर विल इंक्रीज। ठीक है, when the volume of the pulmonary chamber increase, as a result pressure of the pulmonary air, ठीक है, यानी जो लंग्स के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज volume and the pressure are inversely proportional to each other। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो जब यहाँ पर प्रेशर कम हो गया तो अब जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो अंदर की तरफ आने लगेगी, दैट मीन्स हम इनहेल करने लगेंगे। क्लियर है? यही है मैकेनिज्म। अब एक्सहेलेशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो जो चीज़ें अभी हुई है इसके अपोजिट हो जाएगा। जो एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो रिलैक्स हो जाएंगी, तो जो हमारा मूवमेंट हुआ था, जो हमारी रिब्स थी वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स अगेन रिलैक्स हो जाएंगी, तो हमारा डायफ्राम फिर से डोम शेप्ड हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी चैम्बर इज ऑल्सो डिक्रीज। एज अ रिजल्ट जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जबकि जो पल्मोनरी प्रेशर ऑफ एयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो एयर है वो मूव करेगी, मतलब एयर जो है वो अब आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और हम एक्सेल कर देंगे। इज इट क्लियर? तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। कि क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर हमें एक रे डायग्राम के फॉर्म में इसको समझें तो हम दोनों मैकेनिज्म ले लेते हैं कि ब्रीदिंग का यहाँ हो गया इनहेलेशन और यहाँ हम पढ़ लेते हैं एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन। ठीक है, क्या क्या हुआ था इनहेलेशन में? तो हमने बोला दो मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक थी फ्रेनिक मसल। यही पढ़ा हमने। फ्रेनिक मसल जो कि कहाँ पर है? डायफ्राम में। इज इट क्लियर? अब हमने कहा ये मसल्स क्या कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कैसी हो रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो है रिब्स जो है वो मूव कर रही है, किस में? हमने बोला अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जो रिब्स हैं वो मूव करेंगे, मूवमेंट ऑफ रिब्स होगा। सेम एज यहाँ पर डायफ्राम जो है वो फ्लैटेंड हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक और पल्मोनरी चैम्बर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा फिर? इनहेलेशन। तो क्या हो जाएगा? इनहेलेशन। क्लियर है? जस्ट अपोजिट इसका यहाँ हो जाएगा। हमने बोला इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, फ्रेनिक मसल, फ्रेनिक मसल। ठीक है, अब ये दोनों, ये भी रिलैक्स होगी, ये भी रिलैक्स होगी। ठीक है, ये भी रिलैक्स हो गई, ये भी रिलैक्स हो गई। अब क्या हो रहा है? जब ये रिलैक्स हो गई तो डायफ्राम जो है वो बिकम डोम शेप्ड। क्या हो जाएगा? डोम शेप्ड।
ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएंगी तो रिब्स जो हैं अपने वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी या ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। अब एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर और पल्मोनरी चैम्बर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब कि प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन। क्लियर है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। इज इट क्लियर, सारी कुछ क्लियर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई होप कि सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी की हमने एक एक लाइन कवर की है। ये भी हमने देख लिया कि ये जो चीज़ें हो रही है वो नॉर्मल टाइम में हो रही है, 1 मिनट में 12 to 16 टाइम ये परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, इन अ नॉर्मल ब्रीदिंग। बट अगर हम तेज तेज सांस ले रहे हैं, जैसे हम योगा करते हैं कपालभाति, बहुत तेज तेज सांस लेते हैं, बहुत तेज तेज सांस लेते हैं, ठीक है, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ मिनट्स के बाद हमें थोड़ा सा पेन होता है हमारे एब्डोमेन में, या फिर हम बहुत बहुत फोर्सफुली अगर एक्सेल करते हैं एयर को, जैसे कि बहुत तेज अगर हमको खांसी आती है, छींक आती है, तो भी हम ये छींक में भी हम एयर को एक्सेल कर रहे हैं फोर्सफुली, और खांसी में भी एक्सेल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम उस समय ये फील करते हैं कि हमारे एब्डोमेन में थोड़ा सा पेन होता है। उस कंडीशन में दैट मीन्स इन द फोर्सफुल एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन में वहाँ पर 2 मसल, एक्स्ट्रा 2 मसल्स जो हैं वो वहाँ पर वर्क कर रही हैं, और वो एक्स्ट्रा 2 मसल्स जो हैं वो कौन सी हैं, तो हमने बोला एक तो बार बार हमने कहा एब्डोमेन पेन हो रहा है, मतलब एब्डोमेन मसल्स जो होंगी वो होंगी यहाँ पर इन्वॉल्व, ठीक है। अनदर इज जो अंदर की तरफ इंटरनल कोस्टल मसल्स थी वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं, ये दोनों ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इंटरनल कोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल्स, ये दोनों ही जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसके कारण थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और एक फोर्सफुल एक्सहेलेशन होगा, एक्सपिरेशन होगा, हम सांस छोड़ेंगे बहुत तेज़ी से, और जिसके कारण हमको कभी कभी एब्डोमेन में पेन फील होता है। बट ये जब हम कुछ योगा कर रहे हैं, कपालभाति जैसे कुछ योगा कर रहे हैं, या फिर हमें बहुत तेज छींक आ रही है, या हम बहुत स्पीड से कुछ फोर्सफुली हम सांस छोड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में होता है, नॉर्मल कंडीशन में यही मैकेनिज्म है जो हमने पढ़ा। इतनी चीज़ें क्लियर है, आई होप सब कुछ बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी डाउट है मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं आपका कंसेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर करूँ। ओके, थैंक यू।